1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंतर्गत इंग्लैंड की संसद ने यह अधिनियम तब पास किया जब कंपनी संसद के सामने लोन का आवेदन की थी। संसद की मंशा यह थी कि कंपनी पर अपना नियंत्रण मजबूत किया जाए, इसलिए निम्नलिखित विधियां अपनाई गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटी। शेयर धारकों का मताधिकार 1000 पाउंड के धारकों तक सीमित रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन को केंद्रीकृत करने के लिए गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय परिषद के सहयोग से बहुमत के आधार पर काम करना था। मतलब 4 सदस्य की एक परिषद बनाई जाएगी और फिर गवर्नर जनरल जो है वो उसके सहयोग से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, जिसके न्यायाधीश की नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार करती थी। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1773 में, ओके। और उसे इंग्लैंड के कानून के मुताबिक निर्णय करना होता था। गवर्नर जनरल को कोई विधि बनाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना होता था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 2 ठोस बातें थी। कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि भारत के संबंध में कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले सरकार को उसकी सूचना देनी पड़ेगी। भारत के शासन का केंद्रीकरण हो, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट अपने क्रियान्वयन के स्तर पर विफल रहा, क्योंकि कंपनी ने प्रायः सरकार को कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि सरकार ने एक्ट के अनुसार कोई सूचना विभाग नहीं बनाया था, ओके। गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल के बीच टकराव बना रहा। परिषद के सदस्य ज़्यादातर गवर्नर जनरल के विरुद्ध रहे, इसलिए गवर्नर जनरल प्रायः निष्क्रिय हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल के मध्य टकराव की स्थिति बनी रही तथा साथ ही सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोगों के बीच भी बदनाम हो गया। इसके बाद में आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया था। रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया था। प्रावधान इसमें था, ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। गवर्नर जनरल के परिषद से अब 3 सदस्य ही वह निर्णय बहुमत के आधार पर तय हुआ। गवर्नर जनरल को गवर्नरों पर बढ़त दी गई। अब वह अधीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण कर सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, इसका प्रभाव हुआ कंपनी पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण बना। इससे 1784 से नियंत्रण बना था उस पर। इससे पहले तो ना उन्होंने कोई बनाया ही नहीं था सूचना विभाग, जिससे जो उनको ब्रिटिश संसद को सूचना दे सके, लेकिन 1784 में उन्होंने बनाया था। गवर्नर जनरल को परिषद ने परेशान किया। गवर्नर जनरल की अवहेलना गवर्नर ने किया। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर जनरल ने से टकराव था एवं सुप्रीम कोर्ट का भारत की जनता में भी विरोध था। इसमें प्रावधान 3 सदस्य होंगे, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा और यदि मत की बराबरी हो जाए तो गवर्नर जनरल का ही मत निर्णायक होगा। मतलब जो वो परिषद थी ना, जो गवर्नर जनरल को सलाह देती थी, उसमें 3 सदस्य थे, लेकिन अगर जो बहुमत में होंगे ना उसका ही मत निर्णायक होगा। तो 3 वो थे, एक गवर्नर जनरल था, तो जिसके बहुमत ज़्यादा होंगे ना वही प्रभावी होगा। इससे परिषद के प्रभाव में कमी आई। लॉर्ड रम्पे कोलकाता का चीफ जस्टिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, वीएस नंद कुमार था ना, इसको नंद कुमार को फांसी दे दी गई थी। एक केस था, बहुत ही फेमस है ये, कोसीजुरा के जमींदार का विवाद रिलेटेड टू 47। आई डोंट नो, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, मैं जानती नहीं हूँ। 1781 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेगा। मतलब 1781 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेगा ये, ठीक है। जो 1773 में इसकी स्थापना हुई थी ना, तो 81 में बोला गया था कि ये बस सिर्फ उसका है, कलकत्ता का है, क्योंकि एक केस हो गया था, मतलब उसमें नंद कुमार को फांसी दे दी गई थी। यार ये मैंने पढ़ा था, भूल गई मैं भी। भारतीयों के मामले में भारतीय नियम विधान को भी ध्यान में रखें। ब्रिटेन की संसद का आदेश,
मतलब कि ब्रिटिश की संसद ने कहा था कि मतलब आप जो ये विधान है ना उनको भी ध्यान में रखें, ऐसे ही नहीं ना किसी को फांसी दे देंगे आप। तो ये हुआ था उसमें। फिर वहाँ पे तो थी डेमोक्रेसी, यहाँ पे तो नहीं थी ना। फिर बात तो संसद में जाती थी ना, यहाँ की होती थी, लेकिन फिर वो भी तो अपना फ़ायदा देखते थे। बट थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने भी विधि विधान बनाई थी भारत के लिए स्टार्टिंग में। लेकिन ये अलग बात है कि चलती अंग्रेज़ों की थी ज़्यादा। ऐसा भी नहीं है कि भारत में सारे राइट्स एकदम से दे दिए थे, नहीं दिए थे यार, वो अपने अकॉर्डिंग ही करते थे सब कुछ। चार्टर एक्ट का मतलब होता है शासन करने का अधिकार देने वाला अधिनियम। इसके तहत यह बात तय हुई कि कंपनी अब कितने समय तक के लिए भारत में शासन करेगी। चार्टर एक्ट स्मरणीय है कि इस दौरान इंग्लैंड की संसद में कंपनी के शासन को समाप्त करने की बात चल रही थी। 4 चार्टर एक्ट लाए गए। चार्टर एक्ट 1793 में लाया गया था ये, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान थे? कंपनी को अगले 20 वर्षों तक का शासन का अधिकार उन्होंने दे दिया था। गवर्नर जनरल अब परिषद के हस्तक्षेप से मुक्त हुआ, अर्थात परिषद अब सलाहकारी हो गई। परिषद के हस्तक्षेप से मुक्त हुआ था तो परिषद अब सलाहकारी हो गई, मतलब वो सलाह दे सकती है। पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके काल में परिषद सिर्फ सलाहकारी ही रह गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। मतलब ये वो ज़्यादा ही था यार, ये नहीं मानता था परिषद की। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो सर ने पढ़ाया था वो। कमांडर इन चीफ इसने बनाया था। गवर्नर जनरल था ये, नो परिषद ओनली सलाहकारी। ये ज़्यादा ही वो था, मतलब स्ट्रिक्ट था ये, मतलब कि मैं नहीं सुनूंगा। फिर इनकी वजह से ही ये सलाहकारी परिषद को हटाया गया था। मतलब सलाह देती थी, फिर अब इसका रोल नहीं रह गया था। पहले तो इसकी सलाह वो थी ना, बाध्यकारी थी, अब सिर्फ ये सलाह दे सकते हैं और कुछ नहीं। फिर इसके बाद में था 1813 का चार्टर एक्ट। अगले 20 वर्षों का शासनाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत सरकार को कहा गया कि वह धर्म प्रचार विभाग का गठन करे। 1813 में बोल लो, देखो इन्होंने ना धर्म प्रचार विभाग गठन करने के लिए बोला था। लेकिन देखना आप, जब 1857 आएगा ना, तब उन्होंने बोला था कि ये धर्म छोड़ दो, आप ये मत करो कि धर्म का प्रचार मत करो, हमें तो शासन करना नहीं, ये जल्दी से यहाँ से भगा देंगे हमको, ऐसा हुआ था। कंपनी की सरकार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। अपवाद चाय चीनी, मतलब चाय चीनी पे जो इसका ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी कर सकती है। बाकी मतलब 1833 में होता है ये प्रावधान। कंपनी का शासनाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा। एक अधिकार की पूर्ण समाप्ति और कंपनी अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों तक सीमित रहेगी। 1833 में हुआ था ये, ठीक है ना, कि समाप्त कर दिया था इनका एक अधिकार 1833 में। और चाय चीनी जो है ना, चाय और चीन में इनका ट्रेड है ना, वो कंपनी करेगा। 1833 में हुआ था। सॉरी कुछ गलती हो गया तो फिर टैक्स सुधार लेंगे, जस्ट दिस इज स्टार्टिंग। कंपनी समाज सुधार के तहत अनुकूल विधि बनाकर दास प्रथा की समाप्ति कर सकती है। दास प्रथा की समाप्ति कर सकती है। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो ने दास्ता समाप्त की। एलन बरो, वाह, हाँ मैंने पढ़ा था ये, थैंक यू सो मच। भारत में थैंक यू सो मच मेरे माइंड को, यार कितना स्ट्रॉन्ग, कितना 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 प्यारा है मेरा माइंड, सब कुछ याद कर लेता है, प्यार ऐसा माइंड है मेरा, देखना अभी सब कुछ याद कर लेगा ये। भारत में शासन की नियुक्तियों में धर्म, जाति, मूल, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद नहीं होगा। गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के लिए विधि बना सकता था, इसलिए अब वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। 1833 के अधिनियम पर इंग्लैंड के औद्योगिक पूंजीवाद और उपयोगितावाद का प्रभाव था। 1833 के एक्ट पे मतलब पूंजीवाद का प्रभाव था यार। देखो धीरे धीरे वहाँ पे ना पूंजीवाद की बातें होने लग गई थी। अब भाई वो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, वो बोलते थे कि क्यों अकेली ये कंपनी है क्या जो वहाँ पे जाएगी, हम नहीं जा सकते क्या? संसद में ये बातें उठने लग गई थी जो उनके ग्रोथ से वहाँ पे जड़ रहे थे, कंपनी की ग्रोथ से, तो वो पार्लियामेंट में बातें करने लगे। देन उनका जो वो था ना, एक अधिकार था ना, उसको मोनोपोली थी ना, उसको हटा दिया गया एंड फिर समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन में जो व्यापार है ना, वो अभी भी इनका एक अधिकार था, वो भी एंड हो जाएगा, आगे हम देखेंगे। तो ऐसा हो रहा था भाई, इस पर इनका उपयोगितावाद और पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, इसकी वजह से ही ये एक अधिकार समाप्त हुआ था 1833 में। सो जस्ट कीप इन माइंड। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके बाद में हम पढ़ते हैं।
ठीक है ना। 33 से कितने साल बाद में आए थे ये, 20 साल बाद में। अगले आदेश तक कंपनी का शासन चलता रहेगा, उन्होंने कहा था ये, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर नहीं होगा। शासन की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। गवर्नर जनरल के परिषद का विभाजन हुआ। विधायी परिषद मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, वो सलाह देती थी, उसका विभाजन हो गया था। एक तो विधायी परिषद, एक कार्यकारी परिषद। कार्यपालिका संबंधी कार्यों में गवर्नर जनरल का सहयोग। कार्यपालिका संबंधी कार्यों में गवर्नर जनरल का सहयोग करती थी कार्यकारी परिषद। और विधायी परिषद जो है ना, वो विधि निर्माण में सलाह देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति में 1857 के विद्रोह की भूमिका का मूल्यांकन करेगी। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे इसको। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक शोषण का उद्देश्य। ब्रिटिश आर्थिक नीति के विभिन्न चरण, कृषि संबंधित राजस्व और अन्य नीतियां। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे का विकास और प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल और अकाल नीति, धन का निष्कासन एवं प्रभाव। आर्थिक उद्देश्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 उद्देश्य थे। लाभदायक व्यापार करना, अधिकतम दर से राजस्व की वसूली करना। 19वीं सदी के आरंभ तक आते आते ब्रिटिश इंडस्ट्री के हित के लिए भारत का उपयोग करना सरकार का उद्देश्य हो गया था। 1833 के बाद ब्रिटिश वित्त के निर्देश को अनुकूलता देश भी सरकार का उद्देश्य था। अनुकूलता देना भी सरकार का उद्देश्य था। विभिन्न माध्यमों से धन का निष्कासन होता रहेगा। रोजगार, सेवा, धर्म एवं संस्कृति का प्रसार। आर्थिक हित मुख्यतः 3 तरह के थे। उद्योग के लिए कच्चा माल और बाजार मिल गए। हमारे धन का सुरक्षित और लाभदायक निवेश हो। धन का निष्कासन होता रहे। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के विभिन्न चरण थे। 1757 से 1813 के मध्य का वाणिज्यिक चरण था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। उसे व्यापार करने का बाकी कंपनियों की संभावना का द्वार बंद हो जाता था। यह सब कुछ इंग्लैंड की सरकार के द्वारा किया गया। जब आर्थिक नीति सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हो एवं व्यापारियों आदि की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो तो उसे वाणिज्यवाद कहते हैं। 1813 के बाद औद्योगिक पूंजीवाद एवं मुफ्त व्यापार की नीति। फ्रीडम के अतिरिक्त धीरे धीरे आयात कर भी कम होता गया। मुक्त व्यापार की नीति पूंजीवाद की नीति होती है। वाणिज्यवाद और पूंजीवाद की दृष्टि से सोचना चाहिए। वित्तीय पूंजीवाद। इस दौरान अंग्रेजों का प्रयत्न यह था कि इंग्लैंड के धनी लोगों को भारत में अपने धन के निवेश का मौका मिले, सुरक्षा मिले, अधिकतम अनुकूलता में। ये तीनों बातें तभी संभव है जब भारत में ब्रिटिश शासन रहे। इसकी शुरुआत तो 1833 से ही हो गई, लेकिन 1853 के बाद इसमें तेजी आ गई। वाणिज्यिक खेती, बागानी खेती, रेलवे, बैंक एवं बीमा एवं कई अन्य सेक्टरों में ब्रिटिश पूंजीपतियों के धन का निवेश हुआ, जिसमें उपभोक्ता सामग्री के क्षेत्र में ही ज़्यादा निवेश हुआ। कुल मिलाकर देखें तो इंग्लैंड की सरकार की नीति यह थी कि अनाज एवं अन्य प्रकार का कच्चा माल उपजाए, वो अंग्रेजों की वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता बन जाए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औद्योगिक पूंजीवाद यानी कि औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल पूंजीवाद एवं वित्तीय पूंजीवाद यानी कि इंग्लैंड के वित्तपतियों के लिए अधिकतम स्वतंत्रता देने वाली पूंजीवाद की नीति को एक साथ ही चलाया। देखो एक ट्रायंगल है इसमें ना, एक साइड में औद्योगिक पूंजीवाद की नीति चली और इससे क्या हुआ, वित्तीय पूंजीवाद की नीति, इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। वाणिज्यिकवादी चरण 1813 में समाप्त हो गया था। वाणिज्यिकवादी चरण। भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्थिक नीति को 3 चरणों में बांट कर देखे तो देखने वाला पहला विचारक कौन था? कार्ल मार्क्स था ये। ओके, कार्ल मार्क्स। रजनीपाल दत्ता, इंडिया टुडे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कृषि संबंधी नीति। ब्रिटिश सरकार ने जिस आर्थिक नीति के तहत काम किया उसमें साम्राज्यवादी हितों को वरीयता दी गई थी।
उन्हीं का ध्यान रखते हुए सरकार कर लगाती थी एवं व्यय भी करती थी। ब्रिटिश सरकार का ज़्यादातर व्यय सेना, नौकरशाही, रेलवे, भंडार, खरीद, ऋण एवं ब्याज का भुगतान के क्षेत्र में ही होता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, अकाल आदि अथवा अन्य वैसे सेक्टरों में निवेश बहुत कम होता था, जिससे भारतीयों की भलाई जुड़ी होती थी और कर लगाने में भी साम्राज्यवादी हितों की वरीयता होती थी। इसलिए आयात शुल्क न्यूनतम स्तर पर रखा गया। आयात कर 1886 से आरंभ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप कर का अधिकांश बोझ भूराजस्व पर आ गया। ब्रिटिश सरकार की आय एवं व्यय की नीति के निर्धारण में साम्राज्यवादी हित, अरे बाप रे, पैर में दर्द हो गया रे यार, मैं भी ना पढ़ने लग जाती हूँ ना, ध्यान भी नहीं देती हूँ कि कैसे बैठ गई थी मैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। हितों की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाले। ब्रिटिश सरकार की नीति यह थी कि भारत का उपभोग इंग्लैंड के लिए करे। उनके व्यय की नीति की वरीयता, कर्जन के समय मिलिट्री पर 50% खर्च होता था। कर्जन के टाइम पे मिलिट्री पे होता था 50%, नौकरशाही, रेलवे, भंडार, खरीद, ऋण एवं इसके भुगतान के क्षेत्र में। इस धन की प्राप्ति के लिए आय का स्रोत भारत का राजस्व था। भारत के राजस्व का निर्धारण भी साम्राज्यवादी हितों के मद्देनजर हुआ। आयात कर इसलिए न्यूनतम रखा गया ताकि अंग्रेजों के उद्योगों में तैयार होने वाला माल सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो सके, अन्यथा प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाने का भय होता था। खर्च कम या कहीं और से आय बढ़ाएंगे। इसके लिए भारतीयों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बजट में पैसा कम लगाया गया एवं भारतीयों के विकास के लिए खर्चा कम किया गया। आय कर भी 1886 से शुरू करने और उसका भी दर कम रखने के पीछे का कारण यह था कि इसके दायरे में ज़्यादातर अंग्रेज अधिकारी आते थे। वे इसके विरुद्ध थे, इसलिए भी कृषकों पर कर का बोझ ज़्यादा पड़ा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में कर व्यवस्था साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल घड़ी गई थी, जो कर के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्थिक नीति भू राजस्व के ऊपर साम्राज्यवादी ढांचा की अति निर्भरता के लिए जिम्मेदार कारण। आय के स्रोत बंद, व्यय ज़्यादा किया था उन्होंने, भू राजस्व पे ज़्यादा लगाया था। भू राजस्व व्यवस्था तथ्यात्मक अध्ययन। प्रत्यक्ष वसूली की शुरुआत द्विवेद शासन के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्यक्ष वसूली की शुरुआत की। कलेक्टर के पद का गठन किया था उन्होंने। 5 वर्षीय या 1 वर्षीय ठेका दिया था उन्होंने। कानवालिस का कालीन सुधार। जमींदारी पद्धति का अर्थ वह पद्धति जिसमें जमींदार भूमि का मालिक बना दिया गया था। क्षेत्र 19% बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, मतलब 19% ऑफ इंडिया। आरंभ इसका 1789 में आरंभ हुआ था। 10 वर्षीय बंदोबस्त 89% ऑफ जमींदार थे इसमें, बंदोबस्त प्रणाली में। स्थायी बंदोबस्त, दूरवासी जमींदार, इजारेदार, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी 1838 में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। हरीश चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट। 1859 का रेंट एक्ट। 1873 का पावना विद्रोह, तेभागा विद्रोह, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। जमींदारी 19% भाग पे जमींदारी प्रथा थी, जो स्थायी जमींदार वाले थे ना, और 51% पे रैयतवाड़ी थी और 30% पे महालवाड़ी पद्धति थी। जमींदार अपनी भूमि के जोतदार कृषकों को अपनी मर्जी का कर लगा सकता था। कर न चुकाने की स्थिति में कृषकों को गिरफ्तार भी कर सकता था और उनकी भूमि छीन भी सकता था। सरकार को 1789 ईस्वी में वसूल की राशि का 89% देना तय हुआ। 1793 में ही रूस बंदोबस्त हे भगवान 1793 में इस बंदोबस्त को स्थायी कर दिया गया। दरबारी जमींदार, दूर दराज में रहने वाले, शहरों में रहने वाले जमींदार जो शहरों के साहूकार थे, व्यापारी लोग थे, इनको 3 बातों ने आकर्षित किया था। बंजर भूमि से बढ़ने वाली आय से सरकार का हिस्सा नहीं होगा। कितना वसूलना है हमारी मर्जी। बंदोबस्त स्थायी होगा। इजारेदार, राजस्व वसूली करने वाला ठेकेदार होता था इजारेदार। यह किससे एवं किससे प्रतिनिधि के रूप में कर वसूल करता है।
यह जमींदार के लिए किसानों से कर वसूल करता था। मतलब कि इजारेदार है ना, वो इनके जमींदारों के नीचे होते थे इजारेदार, जो किसान से वसूलते थे। इजारेदार जमींदार और सरकार जो वो किसानों से ही वसूलती थी, किसानों का ही पैसा उनके पास जाता था और उससे वो सब कुछ करते थे। देखो भाई यार, किसान कितना इम्पोर्टेंट है। ये मिडिल क्लास फैमिली है ना, ये अपना पेट काट काट के पूरे देश के लिए ना कमाती है। ये ऐਵੇਂ ही नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। लोग पता नहीं यार कैसे होते हैं यार, समझते नहीं है यार। मेरी नज़र में तो ना जो सबसे नीचे लेवल के इंसान होते हैं ना, जो सफाई करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो डेली बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, घर बनाते हैं, जो जो ये मतलब घर बनाते हैं, जो बिल्डिंग में काम करते हैं ना, यही लोग दुनिया चला रहे हैं बेसिकली। बाकी ऊपर के लोग हैं ना, वो तो इनका ही कमाया हुआ खा रहे हैं बेसिकली। इनका यार, इनका राइट है यार, ये हर चीज़ इनको टाइम पे मिलना, हॉस्पिटल वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इन्हें मिलना चाहिए यार। इनका राइट है, ये अपने से दे रहे हैं पैसे, ये उनके कोई फ्री में नहीं ले रहे हैं, इनका राइट है यार ये। फिर भी लोग समझते नहीं यार। मुझे तो, मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ हर मिडिल क्लास फैमिली की, हर इंसान की जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। मुझे दिखता है यार उनका योगदान, मुझे देश में दुनिया में दिखता है। अब मुझे नहीं पता यार मैं सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ, इस चीज़ में मैं सही हूँ यार। बाकी जो ये पावर जिनके पास होती है ना, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी। ये पावर ऐਵੇਂ ही नहीं उनको मिली है, इन लोगों की वजह से मिली है। अगर ये बोल देंगे ना कि सरकार के ख़िलाफ़ हो जाएंगे ना सारे के सारे एक साथ में कि हम नहीं दे रहे टेस्ट, क्या पावर, कहाँ पावर जाएगी, कहाँ जाएगी, किसकी पावर। तो रिस्पेक्ट दें यार, उनके बिना नहीं है देश यार, दुनिया नहीं है, देश नहीं है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है उनके बिना। समझें आप इस चीज़ को, समझते ही नहीं है। समझाना तो पड़ेगा ना इनको। जस्ट अभी तो पढ़ लेते हैं हम, गेन नॉलेज, उसके बाद में हम अपना दिमाग लगाएंगे क्या करना है। अभी तो जो बेसिक नॉलेज अभी पढ़ा हुआ है ना दुनिया में, उसको रट लेते हैं मोटा मोटा। बाकी हर चीज़ में बाप मिलते हैं, लोग देखते हैं, जस्ट वेट। होल्डर सोसाइटी कौन से सिस्टम में मध्यम वर्ग का वर्ग सबसे बड़ा था? जमींदार वर्ग था सबसे बड़ा। ओहो। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डाले एवं समझौता करे। मतलब ये लैंड होल्डर सोसाइटी ना, ये फर्स्ट सोसाइटी थी, फर्स्ट वो थी, मैंने बताया था ना अभी, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी। 1838 में ये बन गई थी भाई, 1838 में बन गई थी ये लैंड होल्डर सोसाइटी। ये जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए ना सरकार पे दबाव डालती थी कि हमसे इतना टैक्स वैक्स मत लो, देखो हम नहीं देने वाले हैं आपको। ओके। हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1859 का रेंट एक्ट, सरकार ने यह तय किया 1859 में सरकार ने यह तय किया कि जमींदार अपनी मर्जी से किसान पर कर में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हरीश चंद्र मुखर्जी जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा के लिए। हिंदू पैट्रियट 1873 का पावना विद्रोह समझ लेना अच्छे से। पावना विद्रोह, हम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, यह किसान का विद्रोह था जो जमींदारों के विरुद्ध था, किसान का विद्रोह था ये पावना विद्रोह। देख लो कब हो रहा है ये, 1873 में हो रहा है। अब देखो आप, जो ये आया था ना रैयतवाड़ी, ये जमींदारी पर था, आई थी 1793 के आसपास। अब देख लो कितनी सालों तक, देखो कितनी साल हो गई, 1873, मतलब भाई कितनी साल हो गई, देखो आप 80-90 साल हो गई है ना। इसके बाद में बेचारे किसान जो है ना वो विद्रोह करने पे आए हैं। 80-90 साल कम नहीं होते, उनका कितना शोषण हुआ है। 80-90 साल यार, 1 साल 1 महीना 1 दिन ही बहुत होता है 80 सालों तक। उसके बाद में इन्होंने विद्रोह किया है। मध्यवर्गीय लोगों ने इनका समर्थन किया था, हिंदू पैट्रियट में इसका विरोध किया। भाई ये हरीश चंद्र, मैंने तो उसको अच्छा समझ रखा था, तो इनका विरोध कर रहा है, ये अच्छा नहीं है भाई। तेभागा विद्रोह जो बंगाल में किसानों ने किया था, इसका उद्देश्य था 1/3 से ज़्यादा कर नहीं देंगे हम, 1/3 नहीं देंगे यार, क्यों देंगे यार, इतना कर थोड़ी ना देने का होता है कोई। अच्छे लोग थे ये, इन्होंने विद्रोह किया था, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए इंसान को। उद्देश्य प्रेरणा इससे क्या मिलती है, फ्लाउड आयोग आया था, 1/3 से ज़्यादा कर न ले। मतलब कि ये पावना विद्रोह जो रेंट एक्ट है ना, ये 1859 का, इसमें आया था कि भाई किसान अपनी मर्ज़ी से किसान में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। 1859 में आया था ये
1859 में। देख लो 1857 की क्रांति के 2 साल बाद में आया था। और तेभागा विद्रोह जो है ना, तेभागा विद्रोह, इसमें इसके बाद में एक फ्लाउड आयोग आया था, फ्लाउड आयोग। इसमें भी कह दिया गया था कि 1/3 से ज़्यादा कर आप नहीं लेंगे। अब रैयतवाड़ी पढ़ लेते हैं हम। अधिकारी का नाम कौन वसूल रहा था? ये तो सर ने बता रखा है क्या क्या पढ़ना आपको। कृषक जिस भू राजस्व में भूमि का मालिक हो उसे रैयतवाड़ी कहते हैं। यह पहली बार 1792 में वारामल में कैप्टन रीड ने लागू की। बारामल में कैप्टन रीड ने लागू की थी रैयतवाड़ी 1792 में। 1818 में मुनरो ने मद्रास में लागू की थी। मुनरो ने 1818 में। रैयतवाड़ी है ये, ओके। रैयतवाड़ी साउथ इंडिया में थी। एलिफिंस्टन ने बम्बई में लागू किया। एलिफिंस्टन ने, अब देख लो, सबसे पहली बार बारामल ने 1792 में लागू किया था। 1818 में मुनरो, हेक्टर मुनरो ने मद्रास में लागू किया था ये रैयतवाड़ी, मुनरो, ओके। एलिफिंस्टन ने बम्बई में इसको लागू किया था। स्टेट याद हो रहा है माइंड को, मेरा माइंड बहुत शार्प है। मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, असम में इसको लागू किया गया था। सिंध में भी लागू किया गया था इसको। कर का निर्धारण एवं वसूली सरकार करती थी। यह बंदोबस्त अस्थायी था। भूमि को बेचने व गिरवी रखने का अधिकार कृषकों के पास था। दर ज़्यादा नकद भूमि पर निर्धारण हुआ। कृषक भाई अपनी ज़मीन को बेच भी सकते थे इसमें, ओके। पहले उपज पर होता था, भूमि पर निर्धारण होता, मतलब पहले तो ऐसा था कि जितनी उपज होगी ना उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे। लेकिन अब क्या कर दिया गया था इसमें कि भूमि पर आधारित था कि आपकी इतनी ज़मीन है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। सूर्यास्त के नियम, मतलब दिन छिपने से पहले ही देना पड़ेगा इनको। हो बहुत अन्यायी थे ना ये, कितने ख़राब थे। महालवारी जो 30% एरिया में थी इंडिया के। यूपी में यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ भूमि का मालिक गांव को बनाया गया था। महालवारी में गांव को बनाया गया था। गांव का प्रधान ही इनसे कर वसूली करता था। इससे जुड़े अधिकारी मार्टिन बर्ड टॉमसन, गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कृषि से संबंधित सुधार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सामान्यतः कृषि क्षेत्र की उपेक्षा किया। कुछ कार्य डलहौजी के काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन हुआ था। भाई डलहौजी के निर्माण में सार्वजनिक विभाग का गठन हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, ओके। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ओके। PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डलहौजी ने स्टार्टिंग किया था। इसके द्वारा रेलवे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, इनका निर्माण किया गया था। नहर, गंगा नहर का निर्माण किया गया था। करजन के काल में कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था बिहार में, पूसा में, अब दिल्ली में, ओके। लिनलिथगो आयोग जो था कृषि से संबंधित था। लिनलिथगो आयोग राजकीय आयोग। ब्रिटिश काल में कृषि के वाणिज्यीकरण को बल मिला। इसके लिए सरकार का सहयोग मिला क्योंकि इससे ब्रिटिश उद्योग को कच्चा माल मिल सकता था और इसमें ब्रिटिश वित्तपतियों का पैसा लगा था। कई बार सामान्य कृषक मजबूरी में भी व्यापारिक खेती कर रहे थे। सरकार के संरक्षण के उपाय, अंग्रेजों को भूमि की खरीद का अधिकार मिला, मतलब अंग्रेज भी खरीद सकते थे इसको, भाई ज़मीन को खरीद सकते थे। भाई लिनलिथगो आयोग कितनी बड़ी बात है ये। रेलवे से लाभ, अनुकूल श्रमिक कानून, इन्हें कई बार न्यायिक संरक्षण भी होता था। नील की खेती एवं कृषक विद्रोह कानून। मध्यवर्गीय लोग, न्यूज़पेपर हेल्प। भाई देखो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसको आप एवं ही मत समझना, ओके। एवं कभी नहीं समझना, एवं उनकी वजह से ही जो यूरोप में ये थॉट्स डेवलपमेंट हुआ था ना उनका, मिडिल क्लास से थे। न्यूज़पेपर जिन्होंने स्टार्टिंग किया था मिडिल क्लास से थे। एवं ना लिया करो हर किसी को, भाई कौन आगे जाके क्या निकल जाएगा ना तुम भी नहीं जानते हो, ठीक है। भगवान भी नहीं जानते वो अपने कर्मों से क्या बन जाएगा, क्या वो भगवान जी से मांग लेगा, ओके। तो नेवर जज यार, किसी इंसान को जज मत करो। बेशरम लोग होते हैं जो किसी इंसान को जज करते हैं, सही बात है ये। 1860 में नील विद्रोह बंगाल के किसानों ने किया था। 1860 में, भाई कितने साल हो गए देखो।
विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास किसके विरुद्ध था? ये कारखाना मालिकों के विरुद्ध था। जब किसानों के विद्रोह के कारण सरकार ने उसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया। रिपोर्ट ने कहा कि किसानों ने मजबूरी में विद्रोह किया था क्योंकि उनको उनकी उपज का मूल्य न के बराबर मिल रहा है, क्योंकि उन्हें 3/20 भूमि उपज का मूल्य नहीं के बराबर मिल रहा था। कृषकों ने खेती से इनकार किया और अदालत का भी रास्ता अपनाया। कब निर्माण हुआ था इसका? 1773 में कोर्ट का, और 1860 में ये लोग उसको अपनाने जा रहे होंगे। सामाजिक बहिष्कार का रास्ता अपनाया गया। मध्य वर्ग और जमींदार वर्ग का समर्थन मिला। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का था ये। नील दर्पण तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उन्होंने भी उनका समर्थन किया था। उद्योग 18th सेंचुरी के मध्य का भारतीय उद्योग, परंपरागत उद्योगों का पतन एवं आधुनिक उद्योगों का अल्प विकास। 18वीं सदी के मध्य में भारत विश्व के औद्योगिक उत्पादों में नंबर 1 था। इसके अंतर्गत वह दुनिया के कुल औद्योगिक व्यापार का 25% थी। इसके तहत वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, प्रस्तर उद्योग आदि विशेषता उल्लेखनीय है। किंतु 1813 के बाद भारत का परंपरागत उद्योग पतन की ओर मुड़ा। 1860 तक आते आते भारत का परंपरागत नगरीय उद्योग लगभग पूर्णतः समाप्त हो गया। पतन का कारण, अंग्रेज सरकार और इतिहासकार यह कहते हैं कि भारत के परंपरागत उद्योगों का पतन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय उत्पादक ब्रिटिश उत्पादकों से मूल्य की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सके। अंग्रेज उत्पादक सस्ते मूल्य पर वस्तुओं की आपूर्ति करने में कामयाब थे, और उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वाभाविक ही था क्योंकि आधुनिक उत्पादन पद्धति और मध्यकालीन उत्पादक पद्धति के बीच जब मुकाबला हुआ तो आधुनिक पद्धति वाले की जीत हो गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत के परंपरागत उद्योग का पतन 1813 से आरंभ हुआ क्योंकि इसी के बाद ब्रिटिश उद्योगों के उत्पाद भारतीय बाजार में आने लगे और फिर धीरे धीरे आयात शुल्क भी नगण्य हो गए। इससे भारत के बाजार से उन्हें अपना उत्पाद सस्ते में बेचने का मौका मिला। यदि कोई भारतीय उस समय भारत की सरकार का प्रधान होता तो वह भारत के उद्योगों की तबाही को रोकने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं पर कोई ना कोई तरीके से रोक ज़रूर लगाता। रोक ज़रूर लगाता। हम आगे पढ़ते हैं। जबकि ब्रिटिश सरकार इसके विपरीत 1853 का रेलवे लेकर आई। इसके कारण और बड़े पैमाने पर ब्रिटिश माल को भारतीय बाजार तक पहुंचाया जा सका। 1869 में स्वेज कैनाल खुलने के बाद, 1869 में खुली थी, ये ध्यान रखना, के बाद भारत की ओर आने वाले वस्तुओं की मात्रा और ज़्यादा हो गई। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत के परंपरागत उद्योगों के पतन में सरकार की भूमिका निर्णायक थी। सरकार की भूमिका को हम कुछ अन्य माध्यमों से भी समझ सकते हैं। परंपरागत राजा, महाराजा, अधिकारी, दरबारी आदि का पतन परंपरागत वस्तुओं की मांग में कमी का कारण बना। सरकार की धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक नीति भी अंग्रेज उद्योगों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हुई। आधुनिक उद्योगों का विकास भारत में 1853 में आरंभ हुआ। बम्बई में कवासजी नानाभाई ने पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग स्थापित किया। 1854 में रिसरा, बंगाल में अंग्रेजों ने जूट उद्योग की शुरुआत किया। 1870 तक खनन उद्योग की शुरुआत हुई। लौह उद्योग का उत्पादन नहीं, मेरा माइंड तो शार्प है, मैं यूँ पागल, मेरा माइंड बहुत प्यारा सा है। आई लव यू मेरे प्यारे से माइंड, मेरा शार्प माइंड, मेरा प्यारा सा। लौह आयोग का उत्पादन 1911 के बाद आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सांची, जमशेदपुर में हुई। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया। आधुनिक उद्योगों के विकास में ज़्यादा तेज़ी नहीं आ सकी क्योंकि सरकार की नीतियाँ इसके विरुद्ध थी। भारत के उद्योगपतियों को वित्त, टेक्नोलॉजी, कच्चा माल, बाजार और यातायात के साधन आदि की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था। भारत की वित्तीय संस्थाएं भारतीय उद्योगपतियों को ऋण प्रायः नहीं देती थी। यहाँ तक कि इम्पेरियल बैंक भी भारतीय उद्योगपतियों को लोन प्रायः नहीं देता था। टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय उद्योगपति महंगे मूल्य पर आयात कर निर्भर थे।
सरकार इस क्षेत्र में कोई सहयोग नहीं कर रही थी। कच्चा माल का निर्यात हो रहा था। सरकार स्वयं अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इंग्लैंड से खरीदती थी और भारत के बाजार में इंग्लैंड की वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध हो रही थी। क्योंकि आयात शुल्क नगण्य था, इसलिए वो बाजार से भी वंचित हो गए। सरकार ने इन्हें यातायात का साधन भी प्रायः कम ही दिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने लेबर लॉ और फैक्ट्री एक्ट आदि के माध्यम से भारतीय लोगों की उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये 35 मिनट की हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।